भी करेंगे एज। पहले मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दूं जो बच्चे आज आए हैं, कि ये चैप्टर जो हमने शुरू किया हुआ है, इस चैप्टर का नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, ये पहला चैप्टर है जो हमने आज शुरू किया हुआ है। जस्ट आपको ऑन बोर्ड लेने के लिए मैं बताने लगा हूँ। इसमें हमने पहले डिफाइन किया है एटम क्या होता है। फिर हमने कहा है उसके तीन सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या होते हैं, उनके मैसेस, उनके चार्जेस, रिलेटिव मैस, रिलेटिव चार्ज। फिर हमने देखा कि अच्छा, एक एटम के अगर तीन सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं तो उसका स्ट्रक्चर किस तरह का होता है। फिर हमने उसको देखा, उसका न्यूक्लियस कहाँ पे होता है, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे होते हैं। फिर हम चले गए कि हमें एक एटम में कैसे पता चलता है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स, कितने प्रोटॉन्स, कितने न्यूट्रॉन्स होते हैं, बाय द टू नंबर्स, प्रोटॉन नंबर एंड न्यूक्लियॉन नंबर पे। फिर हम चले गए कि जो एक एटम है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स ऑर्गेनाइज कैसे होते हैं। तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन को तो ऑर्गेनाइज नहीं करना होता, वो हर दफ़ा सेंटर ऑफ एन एटम न्यूक्लियस में चले जाते हैं। बट जो इलेक्ट्रॉन्स हैं बच्चों, वो ऑर्गेनाइज करने होते हैं अराउंड द न्यूक्लियस इन द शेल्स और द ऑर्बिट्स वेयर द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व लाइक दिस। ओके। फिर हमने उसके बाद ये सारा पढ़ा। फिर हमने पढ़ा इस चीज़ को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का नाम देते हैं, दिस थिंग इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फिर मैंने फर्स्ट 20 एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बच्चों से ड्रॉ कराई, हाइड्रोजन से लेकर कैल्शियम तक। ठीक है। फिर जब वो हमने ड्रॉ कर ली, लिख ली, तो फिर हमने कल जो टॉपिक डिस्कस किया वो था आयन क्या होता है, कि एक एटम आयन कब बनता है, कब उसके इलेक्ट्रॉन्स लॉस होते हैं, कब गेन होते हैं, और उसके रिजल्ट में उसके ऊपर क्या चार्ज आ जाता है। पॉजिटिव आ जाए तो केटाइन बुलाते हैं, नेगेटिव आ जाए तो उसे क्या बुलाते हैं, एनाइन बुलाते हैं। बाकी तो कोई चेंज नहीं आता, लेकिन जब नेगेटिव आयन बनता है ना किसी एटम का, तो उसका नाम चेंज हो जाता है। उसका नाम में क्या चेंज आता है, देयर नेम स्टार्ट्स एंडिंग विद आईडीई। आईडीई से एंड होने लग जाता है, जिसको आइड बोलते हैं। जैसे क्लोराइड है, जैसे ऑक्साइड है। तो ये बात याद रखिएगा, आइंदा से जब भी आइड से कोई चीज़ एंड हो रही होगी तो इसका मतलब है ये नेगेटिवली चार्ज आयन है। फिर हमने इसको लिंक किया पीरियोडिक टेबल के साथ, कि जो अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम है, इज देयर एनी एनी मेथड बिहाइंड द मैडनेस। हम कहते हैं यस, वो लिंक है। जो ग्रुप नंबर होता है पीरियोडिक टेबल में, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे ये ग्रुप नंबर 1 है तो इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। ग्रुप नंबर 2 है तो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं। 3 है तो तीन इलेक्ट्रॉन्स हैं। राइट। 4 है तो चार इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसके पास। सो जो भी ग्रुप नंबर होता है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और जो पीरियड नंबर होता है, पीरियड नंबर ये होता है, जैसे ये पीरियड नंबर 1 है, ये पीरियड नंबर 2 है। पीरियड नंबर इज नंबर ऑफ शेल्स। तो अब जैसे ये सेकंड पीरियड है तो इसके दो शेल्स होंगे। राइट। फिर हमने उसके बाद कहा कि ये जो आयंस बनते हैं, क्या हमें कैसे पता चलेगा, देर आर 118 एलिमेंट्स, मुझे क्या पता किस पे पॉजिटिव चार्ज आना है, किस पे नेगेटिव आना है। तो मैंने पीरियोडिक इनको काइंडली आप जीशान पीरियोडिक टेबल की कॉपीज देते जाएं जो आते जा रहे हैं। सो फिर हमने देखा कि क्या चार्ज आता है, पॉजिटिव आयन कब आता है, नेगेटिव आयन कब आता है। तो वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। राइट। फिर मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयंस को एक्सप्लेन किया कि आयंस पे कब चार्ज आता है, क्या चार्ज आता है। राइट। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Na क्या होगी और Na पॉजिटिव क्या होगी, वो हमने फिर देखा। जैसे Na जो है उसका एटॉमिक नंबर 11 है, 23 है, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन है 281। लेकिन जब ये Na पॉजिटिव आयन बन जाता है तो एटॉमिक नंबर और न्यूक्लियॉन नंबर तो वही रहते हैं। आप कहते हैं लेकिन इसकी कॉन्फ़िगरेशन फिर 28 हो जाएगी। क्यों 28 हो जाएगी, आप कहते हैं दिस इलेक्ट्रॉन इज लॉस्ट, ये इलेक्ट्रॉन चला गया, देयर इज नो मोर इलेक्ट्रॉन। राइट। सो फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयन डिस्कस की। सो यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया एटम, उसका स्ट्रक्चर, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आयन, आयन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। राइट। अब आ जाते हैं हम लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, जिसे आप कहते हैं आइसोटोप्स। तो हेडिंग दें जी, आइसोटोप्स। ये क्या चीज़ है, व्हाट इज दिस आइसोटोप। ओके। सो अब बच्चों, आइसोटोप्स क्या होते हैं, अब ये बात गौर से सुनिएगा। पहले मैं समझाता हूँ फिर डेफिनेशन लिखाता हूँ। हुआ ये कि साइंटिस्ट वाज स्टडिंग ना, मैं एक मिसाल देता हूँ, क्लोरीन एटम्स को, क्लोरीन एलिमेंट को। दे वर स्टडिंग द क्लोरीन एलिमेंट। आपको पता है कि जब वो क्लोरीन के एटम्स को डिस्कस कर रहे थे ना, मैं ये ज़रा समझाने की कोशिश करूँ कि ये आपने सुनना है, लिखना नहीं है। आप क्लोरीन एलिमेंट को थोड़ी देर के लिए फॉर द सेक ऑफ इमेजिनेशन ऐसा सोचो
कि ये जो है ऑरेंज का एक बॉक्स है। आई एम प्रेजेंटिंग यू अ बॉक्स फिल्ड विद ऑरेंजेस। ये ऑरेंज नंबर वन है लेट्स से, यानी ये क्लोरीन का एक एटम है, ये दूसरा एटम है, ये तीसरा एटम है। लेकिन जब चौथा एटम देखा तो है वो क्लोरीन ही। क्या डिफरेंस नजर आ रहा है इसमें? क्या ये साइज में थोड़ा सा बड़ा नजर आ रहा है आपको? आप ऐसे ही है कि आपको मैंने ऑरेंज का बॉक्स दिया, आपने खोला, एक ऑरेंज निकाला, वेइंग बैलेंस पे रखा, उसका मैथ था 35 ग्राम। दूसरा खोला, उसका मैथ भी 35 था। तीसरा खोला, उसका मैथ भी 35 था। लेकिन जब फोर्थ ऑरेंज आपने निकाला और उसको वेइंग बैलेंस पे रखा तो उसका मैथ कितना आया? 37। है वो ऑरेंज ही। तो ये बात समझनी है कि आइसोटोप उसी एलिमेंट का ही एक एटम होता है, बस उसका मैथ थोड़ा सा ज्यादा निकल आता है। फिर हमने नेक्स्ट ऑरेंज निकाला, हमने कहा यार कंटिन्यू करते हैं कि क्या हो रहा है। फिर हमने देखा कि नेक्स्ट फिर आगे तीन का मैथ वही निकला, 35 35 35। और फिर एक और आगे आया जिसका मैथ था 37। सो हैं वो सारे ऑरेंजेस ही। तो मैं समझाना ये चाह रहा हूं कि एक एलिमेंट के ही एटम्स होते हैं आइसोटोप्स। सिर्फ क्या होता है, वो मास में थोड़े से बड़े हो जाते हैं, थोड़े से ज्यादा। फिर जब इसको डीप डाउन स्टडी किया गया, नैरो डाउन किया गया, तो पता ये चला बच्चों कि उसमें एक एक न्यूट्रॉन ज्यादा आ जाता था। क्या आ जाता था? एक न्यूट्रॉन ज्यादा आ जाता था। आप कहते थे सब कुछ सेम है, यानी अगर आप देखें तो इन तीनों क्लोरीन और इस क्लोरीन में सिर्फ एक ही डिफरेंस था, और वो था नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का। तो इस वजह से आप जरा गौर से सुनना। आप कहते हैं तो न्यूक्लियस में होते हैं न्यूट्रॉन्स, तो हम कहते हैं यस, न्यूक्लियस में ही सिर्फ चेंज आया। और आप कहते हैं इलेक्ट्रॉन में तो कोई चेंज नहीं आया, कोई चेंज नहीं आया। तो इलेक्ट्रॉन, अब सुनना गौर से, इलेक्ट्रॉन के ऊपर केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं। तो आप कहते हैं इसका मतलब है इस क्लोरीन और इस क्लोरीन की केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी। हम कहते हैं यस। Cl35 और Cl37 दोनों एटम्स ऑफ क्लोरीन हैं, एक ही एलिमेंट के हैं। इन दोनों के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि सेम हैं, तो केमिकल प्रॉपर्टीज तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करती हैं, तो वो क्या रहेंगी? सेम रहेंगी। फिजिकल प्रॉपर्टी लाइक मास वो अलग हो जाएगा। सो मैं कहना ये चाह रहा हूं, अब जरा देखना इस कॉन्टेक्स्ट में डेफिनेशन लिखने लगा हूं। आप कहते हैं सबसे पहले जो जरूरी चीज है, एग्जामिनर जो मांगते हैं, वो कहते हैं कि आइसोटोप्स क्या है? आइसोटोप्स आर एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट। बच्चों, पहला सवाल ये याद रखना है कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट है। हैविंग व्हाट? हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। सब कुछ सेम है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स उनके डिफरेंट है। एंड सेम प्रोटॉन्स। ये ना भी लिखें आखिरी पार्ट तो भी खैर है, बट प्राइमरीली ये चीज समझना है। या फिर इसको कहते हैं, अब देखिए फिर दूसरी डेफिनेशन, आइसोटोप्स आर, ये लिखना बहुत जरूरी है। और ये मैंने डायग्राम से समझाया भी इसीलिए कि आपको ये समझ आए कि दे आर द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट। ये लिखना बहुत जरूरी है, ये एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट है, हैविंग डिफरेंट न्यूक्लियॉन नंबर। क्या डिफरेंट है इनका? न्यूक्लियॉन नंबर। या फिर इसको मैंने दूसरा नाम भी इसका सिखाया है, मैस नंबर भी जिसको कहते हैं, या फिर एटॉमिक मैस। राइट? डिफरेंट न्यूक्लियॉन नंबर बट सेम प्रोटॉन नंबर। दोनों डेफिनेशन हो सकती हैं, लेकिन दोनों डेफिनेशन को मैं हाईलाइट कर रहा हूं, उनका स्टार्ट क्या है? एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट। राइट? जैसे अब मैं इसकी एग्जांपल्स देता हूं। फॉर एग्जांपल क्लोरीन हैज टू आइसोटोप्स। अब इनको आइसोटोप्स कहते हैं, राइट? दो आइसोटोप्स हैं, ये नहीं कहना क्लोरीन का एक आइसोटोप है। कुछ बच्चे कह देते हैं 35 तो ओरिजिनल हो गया ना, 37 उसका आइसोटोप नहीं। 35 एंड 37 बोथ आर आइसोटोप्स। सो एक Cl35 और एक Cl37, दोनों का प्रोटॉन नंबर कितना है? 17। राइट? तो अब अगर आप देखें कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन दोनों के 17 है, लेकिन इसके न्यूट्रॉन्स देखें तो कितने हैं?
18, और इसके न्यूट्रॉन्स देखें, सब्ट्रैक्ट करना होता है ना, हमने सीखा हुआ है लास्ट क्लास में। तो इसके कितने हैं? 20, यानी 37 - 17 करना है, और ये 35 - 17 करना है। राइट, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने? 18, नंबर ऑफ दोनों में। अब बच्चों जो एक चीज याद रखनी है वो क्या है, अब जरा सुनना गौर से। अब आप ये तो समझ आ गई, अब दोबारा से अपनी इमेजिनेशन पे आएंगे। मैंने आपको एक ऑरेंज का बॉक्स दिया, आपने उसमें से ऑरेंज निकाले और वेइंग बैलेंस पे रखने थे। एक रखा, दूसरा रखा, तीसरा रखा, 35 35 35। जब चौथा रखा तो उसका मास कितना आया? 35 ग्राम। आप ये प्रोसेस रिपीट करते गए। टोटल बॉक्स में 100 ऑरेंजेस थे। कितने थे? 100। जब आपने फिनिश किया तो आपने मुझे कहा सर इसमें जो 35 मैथ्स वाले हैं ना, वो थे 75। तो 75 आउट ऑफ 100 को आप क्या कह सकते हैं? 75%। और जो जिनका मैथ्स आ रहा था ना 37, वो कितने थे? वो 25 थे आउट ऑफ 100। तो 25%। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं, 25 75 को सिंप्लीफाई करूं, तो ये रेशो बनती है 3:1। आप गौर से देखें, क्या 3:1 ही आ रही थी ना? कि तीन क्लोरीन 35 मैथ्स वाले होते थे तो चौथा कौन सा हो जाता? 37। फिर तीन कितने थे? 35, और चौथा क्या हो जाता था? 37। तो ये, अब मैं कहना ये चाह रहा हूं कि ये वाली चीज रैंडम नहीं है। दिस इज अ पर्टिकुलरली स्पेसिफिक रेशियो विद विच द आइसोटोप ऑफ क्लोरीन इज गोना एग्जिस्ट। यानी दुनिया में, यूनिवर्स में, पाकिस्तान, इंडिया, कनाडा, जहां से भी आप क्लोरीन का सैंपल लोगे, क्लोरीन के एलिमेंट लोगे, तो उसके एटम्स दो तरह के होंगे। कुछ का मास 35, कुछ का मास 37 होगा। और उनकी आपस की रेशो भी फिक्स होगी कि आउट ऑफ 100 75 और 25 की रेशो से वो एग्जिस्ट करेंगे। इस चीज को कहते हैं, दिस इज नोन एज रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स। या जब आप इसको परसेंटेज में बात करते हो, तो फिर इसको परसेंटेज अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स भी कहते हैं। यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट, द साइंटिस्ट हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड एंड गिवन इट टू यू। राइट, आपको इसकी वरी नहीं करनी। जैसे क्लोरीन का उन्होंने हमें बता दिया, इसी तरह अब जैसे कि क्लोरीन हैज टू आइसोटोप्स, Cl35 and Cl37, and their percentage abundance is 75 25% और 3:1। ठीक है, अगर रिलेटिव में बात करें, परसेंटेज में बात करें तो ये है। ठीक है, इसको कहते हैं परसेंटेज अबंडेंस और रिलेटिव अबंडेंस, ये। इसी तरह ब्रोमीन की एग्जांपल अगर मैं दूं, ब्रोमीन हैज अगेन टू आइसोटोप्स, Br79 एंड Br81। और पूरी बात बतानी होगी, साथ ये भी बताना होगा कि उनकी आपस की अबंडेंस क्या है। आप कहते हैं इनकी अबंडेंस है 50 50%। यानी दोनों इक्वल, यानी अगर आप ब्रोमीन का पैकेट लेते हो, लेट से ब्रोमीन एटम्स हैं, तो अगर एक का मास 79 होगा तो अगले का मास 81 होगा। फिर इसका 79 होगा तो उससे अगले का क्या हो जाएगा? 81। यानी दे एग्जिस्ट इन दिस रेशो। ठीक है, तो ये रेशो क्या बनी? 50 50% है ना, तो रेशो क्या बनी? 1:1। यानी दोनों इक्वल अमाउंट में एग्जिस्ट करते हैं। इसी तरह हाइड्रोजन एज हाइड्रोजन एलिमेंट हैज 3 आइसोटोप्स। सो किसी के दो है, किसी के तीन है, किसी के चार है, किसी के पांच भी हैं। राइट, सो इसके तीन है हाइड्रोजन के, हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 3। ठीक है, यानी एक का एटॉमिक न्यूक्लियॉन नंबर 1 है, एक का 2 है, एक का 3 है। मैं बाय द वे आपको याद नहीं करना, लेकिन जैसे जनरल नॉलेज के लिए बताता हूं। आपको पता है आइसोटोप्स के ना नाम और सिंबल नहीं चेंज किए। जैसे क्लोरीन के दो आइसोटोप्स हैं, तो दोनों का नाम क्या है? क्लोरीन। दोनों का सिंबल क्या है? Cl Cl। ब्रोमीन का भी यही है, दोनों का नाम भी वही है, सिंबल, क्योंकि एलिमेंट जो वही है। लेकिन हाइड्रोजन के टाइम पे ना इन्होंने थोड़ा सा एक्सपीरियंस किया, साइंटिस्ट ने। उन्होंने थोड़ा एक्साइटमेंट थी तो उन्होंने हर एक को नाम भी अलग दिया। आपको पता है इसको, जैसे ये एग्जाम में नहीं आएगा, मैं ऐसे जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूं, इसको प्रोटियम कहते हैं।
इसको ड्यूट्रियम कहते हैं और इसको ट्रीटियम कहते हैं। और सिंबल्स भी अलग दिए, जैसे इसका सिंबल तो एच था, इसका सिंबल भी चेंज कर दिया और क्या कर दिया, डी। और इसका सिंबल भी टी कर दिया। अब जैसे मिसाल के तौर पे हाइड्रोजन एक एलिमेंट है ना, ऑक्सीजन से मिलकर एक कंपाउंड बनाता है जिसको वाटर कहते हैं, जिसमें दो हाइड्रोजन होते हैं। अगर दोनों हाइड्रोजन प्रोटियम हो तो वाटर का फार्मूला क्या होता है, H2O। लेकिन अगर दोनों हाइड्रोजन ड्यूट्रियम हो तो आपको पता है वाटर का फार्मूला क्या होगा, T2O। अगर दोनों हाइड्रोजन कभी ट्रीटियम हो पानी में तो पानी का ही फार्मूला T2O है। बट एनीवेज, ये तो मैंने आपको जनरल नॉलेज के लिए बताया। ओवरऑल में आपको समझ आनी चाहिए कि हर एलिमेंट के डिफरेंट, एक से ज्यादा तरह के एटम्स हो सकते हैं जिन्हें हम आइसोटोप्स कहते हैं, जब उनके प्रोटॉन सेम रहते हैं बट न्यूट्रॉन्स डिफरेंट हो जाते हैं। तो फिर अभी जैसे ऊपर हमने कहा अगर इलेक्ट्रॉन सेम है, प्रोटॉन सेम है, तो आप कहते हैं इसका मतलब है कि आइसोटोप्स जो होते हैं हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। यस, हम कहते हैं यस, क्योंकि दोनों के जैसे हाइड्रोजन, और देखे ना, हाइड्रोजन प्रोटियम और ड्यूट्रियम दोनों की केमिकल प्रॉपर्टी सेम थी। कैसे सेम थी, कि दोनों ने मिलके ऑक्सीजन के साथ एक ही चीज बनाई, और वो क्या बनाई, केमिकल प्रॉपर्टी मतलब होता है ना कि रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, तो दोनों ने ही पानी बनाया। ठीक है। तो आप कहते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे मैथ वगैरह हो गया वो डिफरेंट हो जाती हैं। एक बात, इसका वैसे डेफिनेशन आपको समझ आ गई है, लिखने की जरूरत नहीं होती, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ कि रिलेटिव अबंडेंस या परसेंटेज अबंडेंस क्या है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ वो। ये भी समझ आ गया कि रिलेटिव अबंडेंस या परसेंटेज अबंडेंस से क्या मुराद है, कि द रेशो विद विच आइसोटोप्स एग्जिस्ट रिलेटिव और परसेंटेज अबंडेंस। ओके, एक और चीज, यस, यहां तक बात आ गई। अब अगले पॉइंट पे जाते हैं। यहां तक बच्चों क्लियर है कि दुनिया में 118 एलिमेंट्स अभी तक डिस्कवर हो चुके हैं। उनमें से आप समझ लें, फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट कह रहा हूं, नॉट गिविंग यू द एक्चुअल नंबर, 50 या 60 एलिमेंट्स ऐसे हैं कि जब आप उनको, उनके एटम्स को निकाल के देखते हो तो उनमें एक से ज्यादा तरह के एटम्स होते हैं, कि उनके मैसेज में फर्क होता है, उनके न्यूट्रॉन्स में फर्क होता है, जिन्हें हम क्या बुलाते हैं, आइसोटोप्स बुलाते हैं। ठीक है। वो दोनों एटम्स की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं बट फिजिकल प्रॉपर्टीज दोनों एटम्स की डिफरेंट होती हैं, और वो एक ही एलिमेंट के एटम्स होते हैं, इसलिए हम उन्हें आइसोटोप्स कहते हैं। अब इसे आगे चलते हैं। वो कहते हैं कि जैसे क्लोरीन है, मैं वापस क्लोरीन पे आ गया, कितने आइसोटोप्स हैं, हम कहते हैं दो। अब ये प्लीज समझना है आपने, ये क्रक्स है। एक का मास कितना है, 35। एक का मास कितना है, 37। परसेंटेज अबंडेंस कितनी है, 75। ये कितनी है, 25। अब यहां आपने समझना है। वो कह रहा है अच्छा बच्चों, ये बताओ कि ये जो मैस है, इनमें से पीरियोडिक टेबल में कौन सा मैस लिखूं, जरा पीरियोडिक टेबल आपके सामने पड़ा है, जरा खोल के देखना। क्लोरीन के किस आइसोटोप का मैस पीरियोडिक टेबल में लिखा हुआ है। 35 लिखा हुआ है, 37 लिखा हुआ है। आप कहते हैं वो तो दोनों नहीं लिखे हुए, वो तो कुछ और ही लिखा हुआ है, 35.5। आप कहते हैं जी वो लगता है एवरेज लेके लिखा है। आप कहते हैं 35 और 37 की एवरेज तो कितनी आनी चाहिए थी, 36 आनी चाहिए थी। हम कहते हैं जी वो वेटेड एवरेज लिखी है। वेटेड एवरेज से क्या मुराद है, कि एवरेज एज पर देयर वे। एक अगर क्लोरीन 35 ज्यादा नंबर में है तो आप कहते हैं फिर इक्वल एवरेज तो नहीं हो सकती ना, वेटेड एवरेज लेनी होगी। अब ये क्या तरीका है, आप कहते हैं जी अब समझना जरा। सो इसका मतलब है ये इसका, ये जो दो है ना, अब समझना जरा, इनको बोलते हैं आइसोटोपिक मैसेज। अब यहां से ऑनवर्ड आपने याद रखना है, जब वो वर्ड आइसोटोप मैस यूज करेगा तो वो किसका मैस होगा, एक आइसोटोप का मैस होगा। लेकिन जब आप इनकी एवरेज लेते हैं तो वो जो मैस आता है उसको बोलते हैं रिलेटिव
एटॉमिक मास। तो क्लोरीन का रिलेटिव एटॉमिक मास AR जो है, वो उसके आइसोटोपिक मैसेस और रिलेटिव अबंडेंस को यूज करके उसका एवरेज निकाला गया है। राइट। यानी रिलेटिव एटॉमिक मास एवरेज है। और कैसे निकालते हैं, जैसे मैं एक सवाल कर लेता हूं, वो कहता है कैलकुलेट रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ Cl। ठीक है। क्लोरीन का क्या निकालें, रिलेटिव एटॉमिक मास। डेटा क्या दिया हुआ है, इट हैज टू आइसोटोप्स, दो आइसोटोप्स हैं, Cl35, Cl37, यानी उनके आइसोटोपिक मैसेज दिए हुए हैं, परसेंटेज अबंडेंस दी हुई है। तो बस क्या निकालना है, आप कहते हैं मुझे पता है इसका क्या निकालना है, एवरेज निकालनी है। तो एवरेज कैसे निकालनी है, देखो AR of Cl इज इक्वल टू व्हाट, जिसका मास 35 है उसकी अबंडेंस कितनी है, व्हाट इज द अबंडेंस, 75, उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्लस जिसका मास 37 है उसकी अबंडेंस कितनी है, 25, उससे मल्टीप्लाई कर, वेटेड एवरेज निकालना है ना। तो जितनी जितना उसका वेट है उसके हिसाब से मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइडेड बाय टोटल अबंडेंस, 75 और 25 कितनी बनती है टोटल, 100, 100 से डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा 35.5। दैट इज द AR ऑफ क्लोरीन। अब बात समझ आ गई है कि किसी भी एटम का रिलेटिव एटॉमिक मास पीरियोडिक टेबल में लिखा होता है। आइसो कल कोई बच्चा सवाल पूछ रहा था ना मेरे से कि भाई वो तो क्लोरी मास पीरियोडिक टेबल में तो न्यूक्लियॉन नंबर कुछ और लिखा हुआ है। पीरियोडिक टेबल का जो न्यूक्लियॉन नंबर नहीं होता, वो उसके सारे आइसोटोपिक मैसेज का एवरेज लेके लिखा जाता है, जिसे आप रिलेटिव एटॉमिक मास कहते हैं। बात समझ आ गई। सो ये क्वेश्चन आपको आएगा, मिसाल के तौर पे मैं एक और क्वेश्चन दे देता हूं। वो कहता है जी कैलकुलेट AR ऑफ नियॉन। नियॉन का AR निकालना है। आप कहते हैं नियॉन के आइसोटोप्स पता होने चाहिए, कितने हैं, वो कहता है जी 3 है, 20, 21, 22। कहता है इसकी परसेंटेज भी पता होनी चाहिए, लेट से ये 80% है, ये 10% है, ये भी 10% है, मैंने एज्यूम कर लिया टू कीप द नंबर स्ट्रेट। तो AR निकालना है, कोई बच्चा मेरी हेल्प करे जी। AR ऑफ BR क्या होगा, एनीबॉडी प्लीज वॉलेंटियर, तरीका बताएं क्या होगा। एवरेज निकालनी है ना, तो एवरेज तो है, इन तीनों के मैथ्स को ऐड करके टोटल बाई 3 कर दो। आप कहते हैं नहीं ये वेटेड एवरेज निकालनी होगी, तीनों की परसेंटेज अलग अलग है। तो क्या करना होगा, जिसका मैथ्स 20 है, कोई मुझे बताएगा उसकी अबंडेंस कितनी है, व्हाट इज द अबंडेंस, 80। तो 80 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, प्लस जिसका मैथ्स 21 है उसकी अबंडेंस कितनी है, उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्लस जिसका मैथ्स 22 है उसकी अबंडेंस कितनी है, ओवर टोटल अबंडेंस। अगर परसेंटेज में है तो टोटल 100 होता है, परसेंटेज में ना हो तो टोटल ऐड कर देते हैं। देखो बच्चों कितना बना, किसी के पास है आइडिया, 20.3। 20 पॉइंट, यस, 2 वॉट, 2 डेसिमल प्लेस बताए, 20 कर देते हैं। समझ आ गई बात। एक और आपको दे रहा हूं अब, AR ऑफ ब्रोमीन निकालना है बच्चों। इसके दो आइसोटोप्स हैं, 79, 81, 79 और 81। इसकी परसेंटेज है 50, आपने निकालना है ये, इसकी परसेंटेज है 50। तो AR ऑफ ब्रोमीन किसके इक्वल होगा, 79 मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, 50, 81 मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, 50 ओवर 100। तो कितना आ गया, आप कहते हैं यार जब 50-50 हो ना, तो आप कहते हैं यार फिर तो ये सारा वर्क करने की जरूरत ही नहीं है, 50-50 मतलब वो तो इक्वल अबंडेंस हो गई ना। तो आप कहते हैं फिर तो बस एवरेज ले लो। फिर तो वो ये भी कर सकते थे, 79 प्लस 81
ओवर 2, तो 80 आ जाता। समझ आ रही बात? ये भी तरीका हो सकता था कि जब दोनों इक्वल परसेंटेज में एग्जिस्ट करते हों, तो फिर आप कहते हैं जी आप सिंपल वेटेड एवरेज करने की जरूरत ही नहीं है, जो एवरेज का एक तरीका है उससे आप निकाल लें। अब इसमें एग्जामिनर कभी कभार क्या करते हैं, वो आपको स्विच कर देते हैं। अब आपको लॉजिक समझ आ गई ना कि एआर क्या होता है? वो एवरेज होता है। किसका एवरेज होता है? आइसोटोपिक मास और उनके अबंडेंस को आपस में मल्टीप्लाई करने का। अब मैं क्वेश्चन को ट्विस्ट कर देता हूं। वो आपको कहते हैं अच्छा बताएं, एक एलिमेंट एक्स है, ठीक है, इसके दो आइसोटोप्स हैं, X69, X71। इसका ए आर जो है इज 70। ए आर अब दिया हुआ है। व्हाट इज द परसेंटेज अबंडेंस ऑफ ईच आइसोटोप ऑफ एक्स? ये बताना है बच्चों। कोई बता सकता है? ए आर गिवन है ना, तो ए आर कितना है? 70 इज इक्वल टू, जिसका मैथ 69 है, क्या उसकी अबंडेंस मुझे पता है? नहीं पता। मैथ में कोई चीज ना पता हो, अननोन हो, तो उसको क्या ले लेते हैं? एक्स प्लस सर 71। 50%। यस। कैसे? मुझे आप एक्सप्लेन भी करें कैसे। यही कर रहे किया आपने, जिसका मैथ था 69 उसकी अबंडेंस आपने एक्स ले ली, उसको एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया। जिसका मैथ 71 था उसकी अबंडेंस नहीं पता थी, आपने उसको ले लिया 100 माइनस एक्स के। टोटल अबंडेंस अगर 100 है, उसमें से एक्स की अगर 69 की अगर एक्स है, तो बाकी किसकी होगी? 71 की होगी ना। और टोटल से डिवाइड कर दिया 100 से, तो ये हो गया 7000 इज इक्वल टू 69x प्लस 7100 माइनस 71x। इसको आपने x के लिए सॉल्व किया, तो आपके पास आंसर आ गया 50। तो अगर एक की अबंडेंस 50 है, तो दूसरे की भी कितनी होगी? 50। इसी तरह निकाला है ना बच्चे आपने? यस सर। राइट। सो ये बात, दिस इज हाउ दे कैन आस्क यू। या कभी कभार वो ऐसे भी कह देते हैं, वो कहते हैं जैसे ये एक एलिमेंट है, मैं आपको ओरिजिनल क्वेश्चन भी दिखाऊंगा, पहले ये देखते हैं। एक एलिमेंट बी हैज 3 आइसोटोप्स, ठीक है। एक का मैस है बी का, लेट्स से उसका मैस है 80, एक का मैस है 81, 84 लेट्स से। एक तीसरा है उसका मैस नहीं पता, ठीक है। और उन्होंने कहा इसकी जो अबंडेंस है, इसकी अबंडेंस वो है 80%, ठीक है। और इसकी अबंडेंस है 15%, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि ना इसकी अबंडेंस पता है और ना इसका मैथ्स पता है, ठीक है। हाँ, ए आर उसने बता दिया। ए आर ऑफ बी इज इज 80.5। कहते हैं बताएं इस बी की अबंडेंस क्या होगी। पहले बताएं व्हाट इज द ए पार्ट है, व्हाट इज परसेंटेज अबंडेंस ऑफ बी, पहले ये बताएं। 5%। जी। 5%। ये कैसे निकाला? आपने कहा जी कि अबंडेंस अगर टोटल 100 में है, दो की मुझे पता है, तो उन दो को ऐड करके माइनस कर देते हैं 100 से, यानी 100 माइनस, आपने किया होगा 80 प्लस 15। क्या यही किया है बच्चों आपने? ये आ गया 5। तो आपने कहा इसकी अबंडेंस तो मुझे मिल गई है, विच इज 5%। गॉट इट? 5% आ गई ना? ऐसे ही है। अब कहता है उसका मैथ्स बताना है। कैसे बताओगे? किसी को पता है? कर सकते हैं। 80.5 जो कि ए आर है, उसको किसके इक्वल डाल दूं? 80 मल्टीप्लाइड बाई 80 प्लस 84 मल्टीप्लाइड बाई 15 प्लस एक्स मल्टीप्लाइड बाई 5 डिवाइडेड बाय 100। बाकी तो मैथ्स ही है ना। किसी को समझ नहीं आया तो पूछें।
जब मैं ऊपर बात कर रहा हूँ परसेंटेज डिफरेंस। ओके। दोबारा कहें। सिर्फ परसेंटेज डिपेंडेंस है वो जो ऊपर वाला है एलिमेंट एक्स का। जी जी, वो बता देता हूँ। ये वाला। यस। जी देखो, इसमें ए आर ऑफ एक्स ऑलरेडी गिवन है। तो जब इक्वेशन के लेफ्ट साइड वाली वैल्यू मुझे ऑलरेडी गिवन थी 70, बाकी दोनों की मैसेज भी मुझे ऑलरेडी गिवन थे। ठीक है। लेकिन मुझे सिर्फ अबंडेंस नहीं पता थी, तो जब अबंडेंस दोनों की ना पता हो तो एक को एक्स लेना है और दूसरे को 100 - एक्स लेना है। ये बात याद रखनी है। एक को क्या लेना है, एक्स, और दूसरे को क्या लेना है, 100 - एक्स, कि टोटल अबंडेंस से 100 को मल्टीप्लाई कर दिया। मैं अब एक्स की टर्म में जरा मुश्किल लगता है, मैं सादा समझा देता हूं। लेट से अगर मैंने सोचा कि अगर एक जिसकी मैथ 69 है, अगर वो 30% उसकी अबंडेंस है, तो मुझे समझ आ गया कि दूसरे की 100 - 30 कितनी होनी चाहिए, 70। ये किया मैंने, तो टोटल फिर कितनी हो गई, 100 हो गई। ये मतलब है इस सारे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन का, कि एक आइसोटोप की अबंडेंस अगर एक्स है तो दूसरे की कितनी होनी चाहिए, 100 - एक्स। ऑल राइट। क्लियर है बच्चों? ओके, अब मैं इस पे आपको दिखाता हूँ एग्जाम क्वेश्चंस कैसे आते हैं। राइट, सो ये टॉपिक यहाँ तक क्लियर हो गया। मैं आपको इसके ऊपर एग्जाम क्वेश्चन दिखाता हूँ। हर रोज जो अभी नए बच्चे आए हैं उनको समझ आ जाएगा पैटर्न। हमारा पैटर्न यही होता है, 20 से 25 मिनट हम पढ़ते हैं और फिर बाकी के 20 से 25 मिनट हम उसी के क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है। अब क्वेश्चन मैं आपके सामने रखता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि एग्जाम में वो क्वेश्चन किस तरह पूछता है। आई होप आप, अगर आपको टॉपिक क्लियर है तो आपको बड़े आराम से क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएगा इसका। राइट। सो लुक एट दिस। फॉर एग्जाम्पल, वो कह रहा है कि जी, आई एम शेयरिंग द क्वेश्चंस, लेट मी शेयर इट फ्रॉम हियर। ऑलराइट, सो ये है, पहले इसको देख लेते हैं जो कि है एमसीक्यू। जिसना मेरे साथ T1 शेयर करें, या फोन से टैग करें उसको काइंडली। फोन से टैग करें, T1 जो है। जी का एमसीक्यूज। जी। सॉरी ये नहीं है। तो चलिए, पहले ये मैं, आप एमसीक्यू शेयर करें, मैं तब तक स्ट्रक्चर्ड करा देता हूँ। और जो जो फाइल आपने मर्ज करके भेजी है इनको भी ठीक करना है। अभी मैंने देखें ये ठीक नहीं। अच्छा, इसको देखें ज़रा। देखो बच्चों, एमसीक्यू ज़रा शेयर करें प्लीज़। ये देखिए, इसको लिखें ज़रा। आंसर इसका क्या आता है जी आपकी नज़र में? कहता है सैंपल ऑफ थेलियम हैज़ कंटेन्स टू आइसोटोप्स। अभी आपने मेरे साथ साथ सॉल्व करना होगा। दो आइसोटोप्स होते हैं, TL203 और TL205। प्लीज सॉल्व इट। डिफाइन द टर्म आइसोटोप। 2 मार्क्स है जी। आइसोटोप को डिफाइन करना है। लिखें जरा डेफिनेशन प्लीज, काइंडली एवरीबॉडी, प्लीज राइट डाउन। फाइल्स जो आपने मर्ज के करके भेजी है उसमें देखें, पहले सबसे पहले ये टॉपिक आना चाहिए था जो कि नहीं आ रहा। उसको चेक कीजिएगा बाद में कि वो क्यों नहीं आ रहा। जी, क्या लिखा है बच्चों? Atoms of the same element having different nucleon number but same proton.
वेल डन। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, तो ये लिखना ज़रूरी था, ठीक है। हैविंग सेम प्रोटॉन नंबर एंड डिफरेंट न्यूक्लियॉन नंबर भी बोल सकते हैं, या डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। Okay, next. The relative abundance of TL203, TL205 is 3:7. Calculate the relative atomic mass. अब आपको आइसोटोपिक मास और relative atomic mass का डिफरेंस समझ आना चाहिए बच्चों। अब आ गया होगा आपको। आपको कहते हैं क्या निकालना है, रिलेटिव एटॉमिक मास, जिसको हम ए आर बोलते हैं। तो ए आर किसके इक्वल है? जो ही वो रिलेटिव एटॉमिक मास बोलता है, आप समझ जाते हैं ना यार, इसकी मैथ्स करना है इसके साथ, एवरेज करनी है इसकी। तो मैथ्स करते हैं इसके साथ। जिसका मास है 203, उसकी रेशो देखें कितनी है। रेशो से मल्टीप्लाई करना होता है ना अबंडेंस से, वो है 3। प्लस जिसका मास है 205, उसकी रेशो कितनी है? 7। टोटल हर दफा 100 नहीं है, अब जाहिर है टोटल अबंडेंस से डिवाइड करना है। अब उसने रेशियो ही 3:7 की ली है, तो टोटल तो फिर 10 बन गए ना। तो आउट ऑफ 10 है ये। तो कितना बन गया? किसी के पास कैलकुलेटर है तो चेक करें जरा। 204.4. 20, 4.4. here you go. Okay. Suggest why the two isotopes have identical chemical properties. आप कहते हैं जी केमिकल प्रॉपर्टीज तो डिपेंड ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे करती हैं, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे करती हैं। तो क्योंकि दोनों के इलेक्ट्रॉन सेम है, तो ये बात याद रखना, नोट्स में स्टार लगा के लिख लें कि केमिकल प्रॉपर्टीज इंटायरली डिपेंड ऑन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो आप कहते हैं कि सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कल ये सवाल हमने किए थे, इसलिए मैं स्किप कर रहा हूँ। जो बच्चे आज आए हैं उनको बता रहा हूँ। आज फोकस कर रहे हैं सिर्फ इसी के ऊपर के जो आइसोटोप्स के क्वेश्चंस हैं। टेबल 2.3 shows the relative masses and the percentage abundance of the two isotopes in the same potassium। पोटासियम के दो आइसोटोप्स हैं। Relative mass of isotope is 39 and 41. Percentage abundance is this. Calculate the relative atomic mass। फिर क्या कैलकुलेट करना है? ए आर। तो ए आर किसके इक्वल होगा? करें जरा बच्चों, या आप लीड करें, प्लीज डू इट। ए आर ऑफ पोटासियम निकालना है बच्चों, आप करें जरा प्लीज। कोई किसी ने किया है? 39.2. ओके, कैसे किया होगा? मैथ्स 39 है, उसको किससे मल्टीप्लाई किया होगा? 90 से। मैथ्स 41 है, उसको किससे मल्टीप्लाई किया होगा? 10 से, है ना। डिवाइडेड बाय किससे? 100 से। तो कितना आया? कितना आया? सॉरी, 39.2. 39.2। किसी ने किया है जी? और सेम आता है? इज इट द सेम? नेक्स्ट देखिए। ये आपको प्रिंटेड भी मिलेगी, और ये वर्कशीट में उस पर भी डाल देता हूँ, तो थोड़ा सा होमवर्क भी होगा। नेक्स्ट इज दिस। The only naturally occurring isotope of sample of europium is this and this, राइट। तो इसको बेशक अपने पास नोट कर लें। एक 151 है, एक 153 है। दिस सैंपल ऑफ यूरोपियम हैज अ रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ 152। अब जो इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पे होता है वो ऑलरेडी गिवन है। ए आर इज ऑलरेडी गिवन, कितना? 152।
What is the percentage of EU151 present in the sample of 3 significant figures? क्या होगा बताएं जरा। अभी एक कराया है मैंने इसका, जो अभी किसी ने सवाल भी पूछा था। 152 ए आ रहा है, वो ऑलरेडी गिवन है। एक यूरोपियम जो है 151 है। अगर उसकी अबंडेंस नहीं पता तो जो नहीं पता हो मैथ्स में, उसको किससे मल्टीप्लाई कर दूं फिर? क्या अबंडेंस ले लूं उसकी? एक्स। दूसरा है 153, उसको भी कितना ले लूं? 100 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई क्या कर दूं? 100। करो जरा बच्चों, किसी के पास है? क्या आएगा देखिए जरा। एनीवन? है? 50 तो नहीं आ गया? 50 आ गया ना? तो इसका मतलब है अगर ये एक 50 है तो जाहिर है दूसरा भी फिर 50 ही होगा। राइट। सो दिस इज हाउ वी विल कंटिन्यू। इसको कल इसके मिसलेनियस क्वेश्चन पहले पार्ट में करेंगे और फिर इस चैप्टर को वाइंड अप करके केमिकल बॉन्डिंग पे चले जाएंगे। राइट। कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लें। जो बच्चे नए हैं मैंने उनको बता दिया है, जो यहाँ बैठे हैं, कि ये 8-10 दिन इस तरह चलेगी, फिर मैं